तो पंकज जी, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं जब आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं? कितना स्टॉप लॉस लेते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल टेक ऐसा रहता है कि मैं स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, उसका देखिए प्राइस स्टॉक कैसे? सिलेक्शन जब मैं बात करूं 3-4, कौन से 5 आपके स्टॉक हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है? तो करंटली देखिए अभी तो करंटली मेरे पास अभी जैसे लार्ज कैप की बात करूं मैं तो इसमें मैंने 2900 पे ऐड किए थे। बाकी स्मॉल कैप में ये और मैंने 3000 पे लिए थे अभी। जो हमारी ऑडियंस है वो ये समझना चाहेगी कि ये चीज़ कैसे आपने पिक करी, दैट प्राइस जो आपने 10 रुपीज सेट किया कि दिस इज अ ब्रेकआउट प्राइस, वो कैसे जज किया? अगर हम बात करें कि 10 रुपये प्राइस से कैसे हुआ, राइट, तो पंकज जी, ये स्टॉक की जर्नी से फ्यूचर एंड ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शंस जिसके आप खिलाड़ी हैं, जिसके लिए आप बाजार में जाने चाहते हैं, तो आप अर्न किस में ज़्यादा करते हैं, सीए से आप ज़्यादा अर्न करते हैं या ट्रेडिंग से ज़्यादा अर्न करते हैं? कौन सी एक स्ट्रेटजी है जो आप करते हो जिसमें पैसा बनता है और जो लोग कर सकते हैं? देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मेजरली, और मैं ऑप्शन सेलिंग में ये कहूँगा डीप टॉक्स यानी गहराई की बातें, बातें पैसों की, बातें पैसे कैसे कमाने हैं, बातें कैसे पैसे से वेल्थ जनरेट की जाए। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो पेशे से तो एक सीए हैं, लेकिन एक फुल टाइम ट्रेडर भी हैं और बहुत कामयाब ट्रेडर हैं, बहुत बड़े ट्रेडर हैं। बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने छोटे पैसे से ही की थी। भोपाल में ये रहते हैं और इनका नाम है पंकज हिमथानी। वेलकम पंकज जी, थैंक यू सो मोस्ट मच, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। पंकज जी, आप सीए बाय प्रोफेशन हैं और आप एक फुल टाइम ट्रेडर भी हैं, तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे आपने फ्रॉम सीए टू ट्रेडिंग स्विच किया और क्यों किया? देखिए स्विच नहीं किया, ट्रेडिंग ने मेरे को चूज़ किया। तो मैं बात करता हूँ 2009 में लेमन क्राइसिस आया 8 में, और 9 में मैंने आर्टिशिप स्टार्ट की थी। तो मेरे पास 2 बैंक अकाउंट थे, एक एसबीआई और एक आईसीआईसीआई बैंक, 2 बैंक अकाउंट थे मेरे पास। तो मैंने उस टाइम पे आर्टिशिप के टाइम पे, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूसी में आर्टिशिप कर रहा था मुंबई में, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे। यू नो यू टेंड टू पीपल टेंड टू इन्वेस्ट लॉट इन मुंबई एंड दिस थिंग। सो हम लोगों ने वहाँ देखा तो उन्होंने बोला कि जब मार्केट गिरे तब बाय करना चाहिए। सो लेमन क्राइसिस आए ही थे, तो एस बी आई और आई सी आई सी आई बैंक के मेरे पास 2 बैंक अकाउंट थे और मैंने वही शेयर खरीद लिए। सो आई वुड हैव सेविंग ऑफ 50,000 उस टाइम पे, तो मैंने 50,000 के 25 ईच मैं ले लिए। विद इन 6 मंथ वो 50,000 के हो गए 1.5 लाख रुपए। मैंने बोला बहुत सही धंधा है, बहुत सही बिजनेस है, दिस इज व्हाट वी नीड। 50,000 to 1.5 lakhs in a span of 6 months, tremendous return. Then I started, I wanted to learn more, and then my journey started in this thing. फिर मेरे अप डाउन्स आए, मैंने पैसे बनाए भी, दिए भी। और क्यों, बिकॉज व्हाट हैपन कि आप जब आप स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट करते हो ब्लू चिप में, बट लेटर ऑन आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो में चले जाते हो। और जब मार्केट क्रैश होता है तो सबसे पहले माइक्रो जाते हैं, फिर स्मॉल जाता है, फिर मिड जाता है, और फिर लार्ज जाते हैं। तो इनिशियली तो जब पोर्टफोलियो लार्ज कैप में स्टार्ट किया, फिर सूनर और लेटर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप उसमें चले गए। तो उसमें तब क्रैश आया जब 2011-12 में जब मार्केट क्रैश हुआ, तो उस टाइम पे काफ़ी पैसे लग गए उसमें कि हाँ मतलब वो भाव भाव पे आ गए, जितना स्टार्ट किया जहाँ से उतने पे आ गए हम। फिर समझ में आया कि हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देन माई जर्नी स्टार्ट। सो फ्रॉम 2015, 2015 से मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ, 2015-16 से। तो देन स्टार्ट किया 15-16 के बाद से, और साइमल्टेनियस सी ए भी चलता रहा। 2012-13 में मैंने सी ए कम्प्लीट किया, और फिर बजाज फाइनेंस में जॉब किया। इन कैंपस में बजाज फाइनेंस में हुआ, और फिर वहाँ से फिर हम साथ साथ में ट्रेडिंग करता था, स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटीज़ में, ऑप्शंस में। देन आई तो स्टार्टेड दिस थिंग। आपने अब जो आपका मैक्सिमम वो है पोर्टफोलियो, वो ऑप्शंस से रिलेटेड है या इन्वेस्टिंग है या कैसे है? देखिए मैं बेसिकली बोलता हूँ कि हम तो गांधी के नोट पे तो लेकिन लिखा ही नहीं हुआ है। गांधी के नोट में तो ऑप्शन से पैसे आए या इक्विटी से आए या ट्रेडिंग से आए, किसी या इंट्राडे से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई कैन से कि माई पोर्टफोलियो करंटली इज डिवाइड इनटू बोथ। तो 50%, 50-60% जैसे मार्केट चल रहा है अभी इक्विटीज़ में, इक्विटीज़ गिविंग गुड मनी, तो 50-60% मेरा कंसंट्रेशन अभी इक्विटीज़ में है। 30-40% विल बी इन दिस तो थिंग। पंकज जी, जैसे आपने बताया कि आपने इनिशियली एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में मेजरली कमाया व्हेन यू स्टार्टेड विद योर ट्रेडिंग,
तो अभी जो आपका पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप में ही है या आप मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सब में करते हैं सब में इक्वली? करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। एक मेरा स्टाइल है कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है, लंबे टाइम तक आ रहा है, फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, बेसिकली डेट के चलते वो कंपनी खराब थी और अब डेट फ्री कंपनी हो रही है, डेट फ्री हो रही है, देन आई विल इन्वेस्ट इन दैट ऑल्सो। तो आपके So- सीए की नॉलेज ने आपको इसमें हेल्प बिल्कुल करा बिल्कुल, है? फंडामेंटल बैलेंस शीट पढ़ने में, बैलेंस शीट को एनालाइज करने में, ये सब तो अच्छा रहता है। मतलब मीन्स आपका पोर्टफोलियो डिवाइडेड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी बैगर, यू लार्ज कैन से कैप। लार्ज कैप में तो आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन एज ऑफ नाउ। ओके। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपने को शुरुआत करनी है तो शुरुआत तो हमें लार्ज कैप में ही करनी चाहिए, क्योंकि दे आर लेस टू फॉल, वो फॉल नहीं होंगे इतने ज़्यादा। मिड कैप माइक्रो से बार रिस्कियर, बट रिटर्न्स आर मच हायर, हाई रिस्क, हाई रिटर्न, हाई रिस्क, हाई हाई रिटर्न। रिटर्न्स। कौन से 5 आपके स्टॉक हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है? करंटली ये करंटली बोल सकते हैं। हाँ, तो करंटली देखिए, अभी तो करंटली मेरे पास, अभी जैसे लार्ज कैप की बात करूँ मैं, तो रिलायंस में मैंने 2900 पे ऐड किए थे, क्योंकि उसने ब्रेकआउट, नया भाव आया था, ब्रेकआउट आया था। HDFC बैंक में मैंने 1600 के आसपास लिए थे, फिर मैंने उसको दे दिए अभी। और बाकी स्मॉल कैप में ये कोचिंग और मैचगांव मैंने 3000 पे लिए थे अभी। मझगांव तो लेकिन मैंने कल ही उसको एग्जिट किए हैं पोजीशन को। और डिफेंस सेक्टर, बिकॉज राजनाथ सिंह ने 50,000 करोड़ का तो उसमें ऑर्डर किया था, तो उसमें काफ़ी अभी मोमेंटम था उस सेक्टर में, डिफेंस में है, GRSC और इनमें। तो दिस इज हाउ स्टॉक्स आर तो अभी जो हैं ये तो सारे ऑलमोस्ट चल बढ़ रहे हैं। चुके हैं बढ़ और आधे से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा इनमें राइज आ चुका है, तो अब तो इनमें कोई घुसने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप इनमें घुसे थे तो व्हाट इज़ द मतलब रीज़न ऑफ एंट्री है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है वो ये सीखें, या कुछ आप अगर उन्हें गाइड कर सकें कि कैसे एंट्री का मतलब बनता है और कैसे एक स्टॉक में एंट्री के लिए मतलब व्हाट इज़ द राइट प्राइस एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एंटर? स्टॉक सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? देखिए, उसका प्राइस स्टॉक कैसे? सिलेक्शन जब मैं बात करूं, 3-4 क्राइटेरियाज हैं स्टॉक सिलेक्शन के। तो पहला मतलब अगर मैं बात करूं 4 सिलेक्शंस में जो मैंने रखता हूं, एक तो कंपनी के फंडामेंटल हैज बीन इम्प्रूव्ड और दे आर प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं। तो पंकज जी, मैं थोड़ा सा, देखिए क्या है, डीप टॉक्स का जो गोल है वो ये है कि बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे। जैसे मैंने भी लोगों को सिखाने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज 20% स्ट्रैटेजी, 80% इज माइंड गेम एंड साइकोलॉजी। तो हमारा ये जो डीप टॉक है इसमें हम बात करते हैं सिर्फ पैसे की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताएं, जैसे आपने कहा कि कोई कंपनी डेट फ्री हो रही है या फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो कहाँ देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं? देखिए, मतलब अगर कोई एकदम नया बंदा है या मैं ही आया हूँ, मुझे कुछ, आप ये मान के चलो हमें कुछ नहीं आता, तो हमें तो आप मतलब बिल्कुल बेबी स्टेप से बताओ, फर्स्ट स्टेप भी नहीं, बेबी स्टेप, कि कैसे हम फंडामेंटल देखें, कहाँ पर देखें, कहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, फिर कैसे एंट्री लें, वो पूरा प्रोसेस बताओ। देखिए साहब, अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटली कैसे देखते हैं, screener.in करके एक साइट है, Screener.in, फ्री साइट है, ठीक है। एनीबडी कैन लॉग इन और आप आराम से देख सकते हैं उसमें। देयर इज ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस देयर। अगर आप देखेंगे कंपनी ने कितना EPS दिया, क्या इंप्रूवमेंट है, डेट लास्ट क्वार्टर में कितना था, इस क्वार्टर में कितना है। आपका कोई वहाँ स्क्रीनर बना हुआ है जो हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? स्क्रीनर बने हुए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप अगर हमें लिंक दे देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल बिल्कुल, देंगे, ताकि पंकज जी जो देखते हैं वो हमारी ऑडियंस भी देख पाए, बिल्कुल और बिल्कुल उससे उन्हें कुछ मदद मिल जाए। बिल्कुल। दूसरा, मैं हमेशा चाहता हूँ कि जैसे अगर फंडामेंटल हम चेक कर रहे हैं, साथ साथ में फंडामेंटल साथ साथ टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए। ठीक है। जब मैं बात करूं कि फंडामेंटल हैज इम्प्रूव्ड बट मार्केट इज नॉट गिविंग देम अ चेयर अप, थम्स अप नहीं दे रही है, तो वो टेक्निकली भी, अपने टेक्निकल में चार्ट में पता चलता है कि वो मार्केट में बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। सो लेट्स एग्जांपल, चार्टिंग करके वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, जी। आप लॉग इन कर सकते हैं, आपके ऑडियंस भी कर सकते हैं। उसमें स्क्रीनर्स हैं, बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं, ब्रेकआउट्स और दिस थिंग। अब उसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं पे फंडामेंटल जहाँ पे इंप्रूवमेंट, सो लेट्स से आपने स्क्रीनर से देखा कि फंडामेंटली स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेट्स से, सो एग्जांपल बात करता हूँ, सुजलॉन की एग्जांपल बात करता हूँ, आई होप कि स्टॉक्स की दे सकते हैं अपन, राइट। सुजलॉन की बात करें, सुजलॉन 10 रुपये चल रहा था एंड इट हैज़ बीन
2016-17 से वो इसी रेंज में रहा है। बट मेरा मैनेजमेंट की कॉन कॉल जब हुआ तो उसने बोला कि वी आर स्टार्टिंग रीपेइंग आवर डेट। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा था, बट फंडामेंटल अच्छा क्यों है? क्योंकि दे स्टार्टेड क्लियरिंग द डेट क्लियर कर रहे हैं। वहाँ Plus- कुछ मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई थी। एग्जैक्टली। प्लस थर्ड क्या है कि एक सेक्टर जो जिस सेक्टर में है वो पावर सेक्टर में, वो पावर सेक्टर में अभी गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, फोकस है और सेक्टर में ये, और कंपनी मैनेजमेंट इज ऑन वर्ज ऑफ गिविंग देयर कि डेट फ्री होना है और इम्प्रूवमेंट के चांसेस जहाँ हो रहे हैं, तो जहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वहाँ पे कंपनी हैज मूव्ड। सो आप अगर देखेंगे लास्ट 1.5 years में द स्टॉक है रन फ्रॉम 10 रुपीज़ to 55 रुपीज़, करंटली 55 रुपीज़ चल रहा है। तो आप देखेंगे 5 गुना का पैसा वेल्थ क्रिएट हुआ है उस चीज़ में। फंडामेंटल्स को देख के टेक्निकल में क्या हुआ था कि 10 रुपये के बाद उसका ब्रेकआउट था। इट वॉज 2016 के बाद का वो भाव था 2023 में। अगर जब 2023 में जब 10 रुपये के बाद गया था वो, तो इट वॉज ऑलमोस्ट 7 ईयर का कंसोलिडेशन के बाद जा रहा है वो स्टॉक। तो तो पंकज जी, टेक्निकली वो टेक्निकल आपने कैसे एनालाइज किया कि भाव वो 10 रुपए का है? क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो ये समझना चाहेगी कि ये चीज़ कैसे आपने पिक करी। फंडामेंटल समझ आ गए कि आप वो कंपनी में इम्प्रूव हो रहे हैं, डेब्ट फ्री होती जा रही है, मैनेजमेंट इम्प्रूव हो रही है, बट द प्राइस, दैट प्राइस जो आपने 10 रुपीज सेट किया कि दिस इज अ ब्रेकआउट प्राइस, वो कैसे जज किया? अगर हम बात करें कि 10 रुपये प्राइस से कैसे हुआ, राइट? सो मैंने बताया कि स्क्रीन से आप फंडामेंटल देख रहे हैं, charting.com से आपको पता पड़ जाएगा कि चार्ट में ब्रेकआउट है, टेक्निकली ब्रेकआउट है उसमें। तो 7 साल का ब्रेकआउट था वो, 2016-17 से वो रेंज में ब्रेकआउट है 10 रुपये। प्राइस स्टार्टेड मूव करना स्टार्ट हुआ 10 रुपये के ऊपर। अगर मैं बोलता हूँ कि आप 10 रुपये भी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो व्हाट वी कैन डू इज 10 रुपये से 11 रुपये, 11.5 रुपये जब वो गया, 11.5 रुपये तक गया, तब हम ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस। सो एनीथिंग विद अ रिस्क मैनेजमेंट। सो मार्केट में जब भी हम आ रहे हैं तो हमको रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि वी आर नॉट इन टू बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी, वी आर इन टू बिजनेस ऑफ मैनेजिंग द रिस्क। तो हमको रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करेंगे तो पैसा तो इज अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हाउ गुड यू आर मैनेजिंग द रिस्क। तो अब जब मैं बात करता हूँ कि लेट्स से 11.5 पे अगर आपने एंट्री ली, यू हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 9.5 और 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, सो यू कैन राइड इट अप टू गुड अमाउंट। सो करंटली इज 55 क्योंकि रुपीज़। उसने 6-7 साल का ब्रेकआउट रेंज तोड़ा, उसने रेंज तोड़ा काफ़ी। सो 2 थिंग्स आर देयर, फंडामेंटल आर इम्प्रूविंग, टेक्निकल चार्ट्स में वो बता रहा है कि मेरे को आगे ऊपर जाना है, मतलब बेसिकली सब। सो लेट्स से इफ हाई ऑफ एनी प्रोडक्ट या हाई ऑफ एनी स्टॉक कब जाता है, हाई कब टूटता है किसी भी स्टॉक? वॉल्यूम जब उसमें आने लग जाए, नहीं, देन हाई कभी टूटता है जब बायर्स आर इंटरेस्टेड, जब सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो जितने भी सेलर हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो लेट्स से 10 रुपये का प्राइस तोड़ रहा है, विच इज़ अ रेंज ऑफ लेट्स से 7 ईयर्स 8 ईयर्स या 6 ईयर्स की रेंज है वो, तो उसके ऊपर भाव जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर आर मोर एग्रेसिव देन सेलर्स, बिकॉज अर्लियर क्या जब भी प्राइस आता था 10 रुपये, वो सेलर उसको नीचे, सेलर वो सेलिंग करते थे उस प्राइस पे। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, टर्न अराउंड हो गया कि वो 10 रुपये से ऊपर जाने लग गया। मतलब बायर हैव स्टार्टेड गेनिंग देयर मोमेंटम, बायर ने स्टार्टेड बाइंग इटसेल्फ, स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर लिया उसने। जब द मोमेंट बायर स्टार्ट हुए उनको एग्रेसिव, तो बायर आर मोर एग्रेसिव देन सेलर। वंस बायर आर एग्रेसिव तो प्राइस विल स्टार्ट मूविंग, वॉल्यूम भी आएगा, उसके बाद प्राइस भी आएगा, सब आएंगे। सो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है इन द मार्केट, राइट? प्राइस इज नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? हाउ गुड इज द सप्लाई। सो लेट्स से इफ यू आर एब्जॉर्बिंग ऑल द सप्लाई, डिमांड इतनी है कि सप्लाई जितनी भी सप्लाई को एब्जॉर्ब करी तो प्राइस विल गो, द स्काई इज द लिमिट फॉर दैट, राइट? सो मैं बात करूं कि अभी जो मजगांव का लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, तो 2500 वाज 2452 82 वाज अ रेंज, उसके 2500 राउंड फिगर में 2500 ले लेते हैं, 2500 वो प्राइस ऊपर ऑलमोस्ट 780 मंथ तक जा ही नहीं पा रही थी। देयर वाज इमेंस प्रेशर ऑन दैट 2500 लेवल पे, 2500 के भाव पे उस पर प्रेशर था। जब भी वो टच करता था सेलिंग आ जाती थी। एक बार ट्राई भी किया उसने 2600 जाके, फिर वो सेलिंग प्रेशर आ 2000 का भाव आ गया। तो मोमेंट इट स्टार्ट गेटिंग सस्टेन एट दैट लेवल 2700 2600 में सस्टेन हुआ। सो उसके बाद डबल ही प्राइस हो गए विद इन स्पेन ऑफ 3 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ। वो भाव 2500 का 2700 का भी आपने एंट्री ली तो 57-5800 में चल रहा है अभी वो। सो दिस इज हाउ इट इज। पर इसमें एसएल स्ट्रिक्टली रखना चाहिए? बिल्कुल,
देखिए मैनेज कितना अच्छा ब्यूटीफुली हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट हैपन इज, आप बात करेंगे, मैं जब 2008 में जब आया था 9 में, तब स्टॉक्स यूनिटेक इट वाज 1600 टेबल का 1600 पे करते थे, जेपी 1500 एसोसिएट्स था। एब्सोल्युटली, जेबी यूनिटेक तो मैंने 10,000 पे ट्रेड करा है। देखा है। तो अभी वो देखिए, आप 1 रुपये 2 रुपये भी नहीं, मतलब वो है ही नहीं, डीलिस्ट हो गया वो बेसिकली शेयर्स। तो हमें स्टॉप लॉस तो हर लेवल पे लगाना है, देयर इज नो पॉइंट कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। स्टॉप लॉस तो हमें हर लेवल पे लगाना है, हर पॉइंट पे लगाना है। और यू नेवर नो कि देखिए प्राइस इज द मोस्ट अल्टीमेट ट्रुथ इन द मार्केट इज प्राइस। सो लेट्स से इफ फंडामेंटल आर इम्प्रूविंग, टेक्निकल बढ़ रहा है, बट प्राइस नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल प्राइस नहीं चल रहा है, तो कोई ना कोई तो रीजन है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है पीपल मार्केट पार्टिसिपेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो वन मार्केट पार्टिसिपेंट आर नॉट इंटरेस्टेड, वो स्टॉक में हमको रहना ही नहीं, हमको स्टॉप लॉस लेना ही है। ओके। तो पंकज जी, ये स्टॉक की जर्नी से फ्यूचर एंड ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, जिसके आप खिलाड़ी हैं, जिसके लिए आप बाजार में जाने चाहते हैं, जिसमें कि वॉल्यूम आपका अति 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 नहीं बहुत बड़ा होता है, तो वो जर्नी कैसे आई और अभी आप ऑप्शंस में क्या करते हैं और कितनी कैपिटल से कर रहे हैं और कितना कमा लेते हैं? तो मैं वन बाय वन आंसर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी 2015 में 15 में वीकली ऑप्शन स्टार्ट हुए। उससे पहले तो 2003 में जब ऑप्शन स्टार्ट हुए तो इट वाज मंथली एक्सपायरी। फिर बैंक निफ्टी में 2015 में 16 में वो उन्होंने वीकली ऑप्शन स्टार्ट किया। तो आई स्टार्टेड दिस थिंग। तो अर्लियर आई स्टार्टेड विथ ऑप्शन बाइंग, मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी और फिर ऑप्शन सेलिंग भी स्टार्ट करी, राइट, ऑलमोस्ट। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, ऑप्शंस की उन्होंने वीकली स्टार्ट की। तो आई थॉट कि हाउ वी नीड टू डू इट, एंड स्लोली भी। पहले तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे देखते थे। देखिए अगर बात करूँ तो मैं ओपन इंटरेस्ट पे देखने लगे, वो काम नहीं करता है अब मैं, बिकॉज मार्केट इज डायनामिक। सो अर्लियर मार्केट पार्टिसिपेंट में जब बात करूँ 2015-16 में ओपन इंटरेस्ट होता था कुल एक स्ट्राइक पे, मतलब हम लोग ऐसा समझते कि 20-25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया तो मतलब वो जीरो ही होनी है ऑप्शन। अब तो 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में भी वो जीरो नहीं होनी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मार्केट डायनामिक, मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे आ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा वो है। मैं इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वादवा जी आप भी करते ही थे ऑप्शन में हमारे साथ ही। तो अर्लियर में आपको पता है कि 20-25 लाख ऑप्शंस में तो मोमेंटम ही नहीं आता, वो स्ट्राइक जीरो ही होती थी, स्ट्राइक जीरो होती थी। अब तो मतलब जिस पे बड़ी स्ट्राइक है, बड़ी ऑप्शन है, ओपन इंटरेस्ट है 5 करोड़ का, उसमें मूवमेंट आएगा ही आएगा। ये मैं उल्टा बोल देता हूँ कि अब तो आना ही है उसमें, क्योंकि एवरी रिटेलर, एवरी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दैट स्ट्राइक। यस। एंड फॉर द ऑपरेटर, और लेट्स से ऑपरेटर और फॉर द बिगर प्लेयर्स, इट इज इजी टू मैनिपुलेट दैट, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट है, तो वो उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही और कंपेरेटिव इजी हो पहले जाता है। लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, अभी कंपैरेटिवली जैसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं या लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। बिल्कुल पहले कुछ लोग जानते थे कि ये देखने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी ये चीज सबको, ऑलमोस्ट सबको पता है जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। फ्रीली अवेलेबल। हम लोगों ने शुरू किया था, मैं और पंकज भी साथ ही ट्रेड करते थे, शायद बहुत लोगों को नहीं पता। तो उस टाइम में ओपन इंटरेस्ट देखना ही बहुत कम लोगों को आता था, चार्ट देखना ही बहुत कम लोगों को आता था। दूर की एक हमें सिखाया गया कि 80-80 रुपए वाली बेच दो और वो जीरो हो जाती थी, और वो जीरो होती भी रही होती रही। तो अब मार्केट डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं, मूवमेंट बहुत स्पाइक्स बड़ी हो गई हैं, स्ट्राइक बहुत बड़ी हो गई है। और मेरे हिसाब से अब मार्केट में मतलब जो एक स्ट्राइक की देखिए बेसिक कैपेसिटी होती है एक स्ट्राइक क्यों लेने की। सो लेट्स से आज 25 करोड़ का या 5 करोड़ का 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है किसी स्ट्राइक में, ना, तो उसमें 10 लाख ऑर्डर नहीं डालेंगे, कोई 10 लाख क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, तो मोमेंटम 10 लाख नहीं डालेंगे आप, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि आप 60% ही आप डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब 5 करोड़ की ओपन इंटरेस्ट खड़ा है किसी स्ट्राइक में और मैंने उसमें 15 लाख या 20 लाख की भी अगर ऑर्डर डाल दी, 20-25 लाख की भी, तो इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द प्राइस। सो लेट्स से एग्जाम्पल में अगर 5 रुपये का ऑप्शन चल रहा है, एग्जाम में 10 रुपये का ऑप्शन चल रहा है, मैंने मार्केट पे 1 करोड़ रुपए का मैंने डाल दिया, मार्केट में 1 करोड़ रुपए का मैंने ऑर्डर डाल दिया कि मार्केट प्राइस पे जाना है, बाय ऑर्डर, तो मेरे लगे कितने 5 करोड़ रुपए, बट उस स्ट्राइक में मोमेंटम आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं 5 का 5, क्योंकि इतने सेलर तो उस लेवल पे है नहीं,
5 करोड़ के एग्जैक्ट तो है नहीं, क्योंकि 1 करोड़ एक्चुअली है, मतलब मैं 5 करोड़ का 20% ओपन इंटरेस्ट का मैं मांग रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि एक साथ ही आ जाएंगे, तो वो तो प्राइस को तो यू मोमेंटम आर लेके आ मोर जाएंगे. ऑफ अ ऑप्शन बायर और अ ऑप्शन सेलर? आई एम इनटू मनी, यू आर इनटू जहाँ भी मनी, बट तो सबकी ट्रेडिंग फिलॉसफी कह लीजिए, मेजरली स्ट्रैटेजी सेलिंग मेजरली सेलिंग, आप ऑप्शन सेलिंग ज्यादा करते सेलिंग हैं। ज़्यादा करते हैं. बट मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि जो भी अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो सामने वाला वो बेवकूफ़ नहीं है. ये अपने को समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऑप्शन बाय कर रहा है और सामने वाला सेल कर रहा है, या उल्टा भी हो रहा है, अगर कोई सेल कर रहा है कोई बाय कर रहा है, तो दोनों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है. जो आपने पहले बताया कि 80% साइकोलॉजी है मार्केट में, तो वो एक्चुअली है. मार्केट इज अ टफेस्ट बिजनेस टू मेक अ इजी मनी. स्टॉक मार्केट इज अ टफेस्ट बिजनेस टू मेक इजी मनी. इजी मनी होता है मार्केट में? इजी मनी होता है ना, टफेस्ट है ना, टफेस्ट तरीके से होता है. अगर आपने देखिए, ऐसा तो पक्का है ना कि जीरो होगी. अब वो 500 जाके जीरो हो रही है, 100 जाके जीरो हो रही है, वो पता नहीं है, लेकिन जीरो तो हो रही है वो. पर अगर आपने कोई चीज 200 पे सेल करी है तो आप 500 तक वेट नहीं करोगे उसकी। मैं तो आप 100 की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 पे अगर सेल करिए आप 15 तक वेट नहीं करेंगे, 15 तक वेट नहीं हो पाएगी, लेकिन जीरो तो हो रही है ना वो. जीरो होगी, पता होता है जीरो होगी, लेकिन तो हमें साइकोलॉजी बस हम वो लोग कैसे वेट करना है मैनेज कि कब वो जीरो होगी. अगर सेलिंग में देख रहे हैं कि पूरा खेलने दो इनको, खेल लेते हैं कि 10 का 15 कर लो, 20 कर लो, 100 कर लो, 200 कर लो, 500 कर लो. अल्टीमेटली तो आपको जर्नी तो वापस आना ही है ना. मतलब अगर मैं बात करूं कि महाभारत में भी जब दो युद्ध करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद तो उनको घर जाना ही है ना. बुल्स एंड बियर आपने दैट्स एग्जांपल, बुल्स एंड बियर ने झगड़ा कर लिया, पूरा कर लिया कि हमने बोला ऑप्शन बायर ने सेलर ने दोनों किया. अल्टीमेटली तो आपको दे हैव टू गो 3:30 में तो रेस्ट पे जाना ही ना उनको. तो हमें तो देखना है कि व्हेन इज द करेक्ट वे, करेक्ट टाइम टू सेल एंड बाय द ऑप्शन बेसिकली. तो पंकज जी, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं जब आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं? तो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस, कितना स्टॉप लॉस लेते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल टेक ऐसा रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम से कम रहे. स्टॉप लॉस मिनिमम, अगर मेरा स्टॉप लॉस कम से कम है तो आई कैन वेट टिल आई कैन टेक मल्टीपल एंट्रीज. बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे. नोबडी इज परफेक्ट, और ब्रह्मा ही सिर्फ ब्रह्मा है जिसको पता है, और बाकी दूसरा जो पेपर ट्रेडिंग करता है. 2 लोग के स्टॉप लॉस नहीं होते हैं. वन इज अ पेपर ट्रेडर और सेकंड ब्रह्मा. तो मैं आई डोंट थिंक कि दोनों पैसे बनाते हैं. ब्रह्मा को पैसे की जरूरत नहीं है, पेपर ट्रेडर को पैसे बनते नहीं है. उसको डर भी नहीं लगता ना, आ जाएगा ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं 200 100 का 500 या 1000 जाए तो मेरे को क्या दिक्कत है. तो जो आप ऑप्शन सेल करते हैं वो आप स्टॉक्स की करते हैं या इंडेक्स नहीं, मैं स्टॉक्स ही नहीं करता हूँ, मैं इंडेक्स ही करता हूँ. इंडेक्स कंप्लीटली इंडेक्स कंप्लीट इंडेक्स, एंड आई मेजरली फोकस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. मेजरली फोकस मेरा बैंक निफ्टी में ही रहता है. बीच में मैंने स्टार्ट किया था, ये जो क्या है कि इट इज़ वेरी टेम्पटिंग, डेली एक्सपायरी टेम्पटिंग, बहुत टेम्प्ट रहता है ना. मार्केट इज टेम्पटिंग, एवरीडे आपको टेम्प्ट करता है, कुछ ना कुछ टेम्प्ट करता है. तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन आई थिंक कि वो मेरा फोटे नहीं है. फिर जब समझ गया, फिर निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, ये सब मेरा फोटे नहीं है. बिकॉज व्हाट इज बैंक निफ्टी, इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग इट फ्रॉम 2015. तो 9 साल का मेरे को उसमें एक्सपीरियंस है. प्लस उसमें इट इज़ मेजरली 6 स्टॉक्स टू ट्रैक इन बैंक निफ्टी. HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, क्या ब्रेकआउट है, क्या हो रहा है. सो आई टेक पोजीशन अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस ऑफ. अगर 70% भी और बैंक्स में ब्रेकआउट और बैंक निफ्टी में इक्वली है तो आप ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे ना, क्योंकि देखिए बेसिकली बैंक निफ्टी इज अ कंपोनेंट, इट्स अ एवरेज ऑफ ऑल द स्टॉक्स. बेसिकली 6 7 8 स्टॉक्स के एवरेज है. इट्स एवरेज ऑफ, राइट. इंडेक्स इज एवरेज ऑफ स्टॉक्स बेसिकली. अगर स्टॉक्स में ब्रेकआउट है तो बैंक निफ्टी भले कितना भी रुक रहा है, एग्जांपल उसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है, लेटर ऑन तो आएगा ही आएगा बेसिकली. ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक्स में ब्रेक, एग्जांपल लेट्स से अभी HDFC बैंक का ब्रेकआउट आया था रिसेंटली, 1600 के ऊपर आया जब ये 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद ब्रेकआउट आया. तो अब अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो HDFC बैंक सेल्फ, ये जो 3000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली में HDFC बैंक का वेटेज 1700 पॉइंट है. 1700 पॉइंट तो कंट्रीब्यूट HDFC बैंक ने दिया है 100 पॉइंट्स में, सिर्फ 100 पॉइंट के HDFC बैंक के मूवमेंट में. तो स्टॉक्स को देखना बहुत ज़रूरी है अगर अपन उसको कर रहे हैं. एंड क्योंकि मिड कैप में दे आर 100 स्टॉक्स, ट्रैक कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक 100 स्टॉक्स
एट अ रियल टाइम बेसिस। लेट्स से आज आपके पास 4 स्टॉक, मेजरली 4 स्टॉक्स हैं, HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI। 4 में कंटेक्स्ट पता पड़ जाता है क्या हो रहा है। इट इज इजी टू ट्रैक। आपने मॉनिटर में लगा दिया 4 स्टॉक को, आपको देखना बहुत ईजी है कंपेरेटिवली। अगर यही चीज़ अगर 100 स्टॉक्स में, तो 100 स्टॉक को देखूंगा मैं कैसे? दैट्स द रीजन मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैं चूज कर रहा। एंड सेकेंडली यू हैव बीन ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी फ्रॉम सो लॉन्ग, तो आपका थोड़ा उसके ऊपर वो ग्रिप भी है, grip ग्रिप भी है, एक्सपीरियंस भी है, और कंफर्ट जोन भी है कि यार ये बिहेवियर, मुझे बिहेवियर पैटर्न पता है। तो एवरीबडी इज बिहेवियर पैटर्न कि इतना जाके इतना रिट्रेस करेगी। तो आप अर्न किस में ज्यादा करते हैं? सीए से आप ज्यादा अर्न करते हैं या ट्रेडिंग से ज्यादा अर्न करते हैं? देखिए मेरे तो 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। अब मैं नहीं दोनों नहीं, एक किससे ज्यादा बच्चा थोड़ा सा उसकी तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, या देखिए हम मैं सोचते हैं मार्केट का, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो मार्केट का पैसा है वो मैं घर नहीं लेके आता हूँ, वो री इन्वेस्ट ही होता है। जो मैं घर लेके आता हूँ, जो खर्चा करता हूँ पर्सनली, जो खर्चा करता हूँ, ये सब वो मैं सीए के पैसे से करता हूँ। अब जैसे आपने बताया आप सीए फर्म से ज्यादा कमाते हो, मार्केट से ज्यादा कमाते हो? Obviously, सीधी बात बताओ। नहीं वो सीधी बात है, मार्केट से ज्यादा ही कमाएंगे ना। देखो देयर इज अ सर्टेन लिमिट। आप सीए प्रैक्टिस में आपके सर्टेन लिमिट्स हैं। बेसिकली सीए प्रैक्टिस की एक लिमिटेशंस है, राइट? यू कैन नॉट एक्सटेंड इट टू, आपके पास ऑडिट्स की भी लिमिटेशंस हैं, स्केलेबल नहीं है स्केबल नहीं है इतना ज़्यादा। सिंगल सीए 60 ऑडिट से ज़्यादा नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है आईसीए का। तो वो तो ऑब्वियसली, और मार्केट के तो रेवेन्यूज हैं, आप अनलिमिटेड, स्काई इज लिमिट इन द मार्केट। पैसा कितना है उसमें, तो कितनी आप कमाई आप मार्केट से कर लेते हो, बस हमें ये बता दो। नहीं, आपको इतना जानने का ऐसा क्यों है कि भाई लोगों को मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है। अच्छा कमा लेते हैं, मतलब डिसेंट साइजेबल करोड़ में। अच्छा, करोड़ करोड़, में। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना? नहीं अच्छा, सी साइजेबल 1-2 करोड़, आप 10 करोड़ साइजेबल अच्छा कमा लेते 10 करोड़ मार्केट से कमा लेते हैं, हैं, मोटा मोटा 5 के आसपास। 5 करोड़ के आसपास। अच्छा, अब बात करते हैं, क्योंकि आप एक सीए हैं, तो कुछ ये बताइए कि जो लोग स्टॉक खरीद बेच करके कमाते हैं, टैक्सेशन कितना है? फ्यूचर से कमाते हैं, टैक्सेशन कितना है? ऑप्शन से कमाते हैं, टैक्सेशन कितना है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब क्या है? थोड़ा सा टैक्स के बारे में बताओ कि अगर कोई कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स के लिए क्या मतलब अपना वो रखना है? देखिए मैं दोनों चीज़ों को बोलूँगा, जो कमा रहा है उसको भी रिटर्न भरना है, जो लॉस कर रहा है उसको भी रिटर्न भरना है। देखिए लॉस वाले को भी रिटर्न भरना है। जीरो वाले को क्यों भी भर- रिटर्न भरना है मतलब? जीरो नहीं, जीरो टैक्सेशन वाले को हाँ, उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। देखिए एज पर द लॉ कंपलसरी है, लेकिन मैं अपने एंड पे क्यों देना चाहता हूँ उस चीज़ को ऐड। देखिए अगर आपने लॉस किया है एग्जाम्पल, और आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, अल्टीमेटली इनकम टैक्स को घाटा नहीं है उसमें। द मोमेंट आपने अगर उसको रिकवर किया पैसे को, सो लेट से आपने मार्केट से 1 लाख रुपए का लॉस किया है इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म आपने इक्विटीज़ में लॉस किया है। अब नेक्स्ट टाइम जब आपने लेट से 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख तो आपने लॉस, आपने रिकवरी किया ना। आपने रिटर्न नहीं भरने के चक्कर में आपको 1 लाख जो आपने रिकवरी किया उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ लोगों के लिए। पहले साल आपने 1 लाख का लॉस लिया, अगले साल 2 लाख कमाए, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो टैक्स आपको 2 लाख पे देना पड़ेगा। जबकि अगर रिटर्न भर दी तो 1 लाख लॉस आपका अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, तो आपकी नेट इनकम अगले साल 1 लाख ही मानी जाएगी। तो 1 लाख पे 30% अगर टैक्स है तो आपका वो 30% बच जाएगा। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो रिटर्न भरिए, और रिटर्न भरना ज़रूरी है। लॉस है तो भी भरिए, प्रॉफिट है तो भी भरिए। लॉस तो कंपलसरी भरिए, मतलब लॉस में तो भरना ही चाहिए, क्योंकि अप टू 8 ईयर्स यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस। ठीक है। 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को, तो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट टाइम। आप सीख भी लेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, उसमें आप रिकवरी कर लेंगे। तो बिकॉज व्हाट हैपन इज, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं और उसकी ड्यू डेट से पहले भरने की, लॉस की एक कंडीशन है लॉस की कि आप ड्यू डेट से पहले ही भरना है उसको। सो लेट से अगर ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई द ड्यू डेट, और अगर ऑडिट है तो 31 अक्टूबर के अंदर, और ऑडिट कराना है 30 सितंबर को कराना है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि जिनका नो रिटर्न फाइल करना भूल गया या इंटेंशन ही नहीं किया, और उनको लॉसेज है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो एक्स्ट्रा अमाउंट का, बट वो दे कैनॉट कैरी फॉरवर्ड नाउ। दे हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट अमाउंट विच इज़ अ रिकवरी में, और द लॉस ऑल्सो। जो आपने बताया कि मैं 2 लाख कमाया, 1 लाख, 2 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको, जब तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरी। अगर आपने रिटर्न भर दी, आपने ऑडिट करा दिया उस चीज़ का, जो भी क्राइटेरिया में आप आए, तो आपको टैक्स सिर्फ 1 लाख पे देना है। और ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, F&O, बिजनेस इनकम, ये सब जरा बताओ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे टैक्स देना है और कैसे कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग करके बचना है।
देखिए क्या है कि दे आर टू टाइप्स ऑफ एज पर सीबीडी सर्कुलर, आप दो टाइप के मार्केट में पार्टिसिपेंट हो सकते हो, या तो आप ट्रेडर हो सकते हो या तो आप इन्वेस्टर हो सकते हो। द मोमेंट इफ यू आर इन्वेस्टर तो यू कैन नॉट डू एफ ट्रेडिंग, फिर आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल गेन मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने इक्विटी होल्डिंग इक्विटीज 1 साल से ऊपर रखा है तो यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और अगर आपने 1 साल से नीचे रखा है इक्विटी तो यू आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अब मैं बात करूं कि टैक्सेशन की वॉइस क्या है। टैक्सेशन लॉन्ग टर्म में इट इज़ 10% और शॉर्ट टर्म में इट इज़ 15% टैक्स स्टेट। मतलब अगर मैं सिर्फ रिलायंस के शेयर खरीदूं, रिलायंस के शेयर बेचता रहूं, इंट्राडे नहीं, इंट्राडे नहीं। इंट्राडे नहीं। इंट्राडे इज ए स्पेकुलेटिव इनकम। इंट्राडे अगर आपने इक्विटीज में किया तो वो स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव इनकम है, तो that नहीं, will be जैसे tax- मैंने आज रिलायंस लिया 2900 पे, परसों 4 दिन बाद वो 3000 हो गया, आपने 100 रुपए पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया वो 15%। 15%। अगर यही मैं 1 साल रख लेता हूं तो लॉन्ग टर्म होगा 10%, 10%, और मैंने इंट्राडे कर लिया तो होगा 30%। 30%। अच्छा, तो ये और अगर आपने साथ में आपने इक्विटी भी कर लिया हाँ और साथ में आपने एफएनओ भी कर दिया हाँ, तो यू विल बी ट्रेडर, तो पूरे इनकम पे 30%। मतलब फिर उसमें वो 15 शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है, वो नौकरी कर रहा है और वो 6 महीने एक शेयर रखता है और उसके बाद बेचता है, तो उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लगेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग नहीं करनी है। अच्छा, सो बेसिकली अगर वो फ्यूचर खरीदता है, मतलब वो बिजनेस इनकम में बिजनेस होगा। कन्वर्ट हो जाएगा। तो अच्छा, मतलब वो एसयूबीडी सर्कुलर के हिसाब से या तो आप ट्रेडर हो या तो आप इन्वेस्टर हो, यू कैन नॉट डू बोथ एट द सेम टाइम। दैट्स अ गुड नॉलेज, कई कई लोगों को नहीं तो मालूम दोस्तों, होगा। अगर मान लो आपको F&O भी करना है और आपको इन्वेस्टिंग भी करनी है, तो 2 अलग अलग नाम से करिए, या अपने नाम से कुछ करिए, बस वाइफ के नाम ये से टैक्स करिए। हार्वेस्टिंग ये है कि अगर आपको करना है राइट, तो आप इक्विटी आप एक अलग अकाउंट में करिए, एफएनओ का आप अलग अकाउंट में तो करिए। इसमें भाई साहब बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं कि रिलायंस के शेयर लिए, वो प्लेज करा दिए, उससे लिमिट मिली, उससे F&O कर रहे हैं, अब तो वो आपको सारे पे वो लगेगा। ऑब्वियसली अब तो उस पे देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी लगेगा। बिल्कुल प्लेज करें शेयर्स, तो जो जो शेयर्स हमारे प्लेज्ड हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली तो बढ़ रहे हैं। उन पर भी जब भी हम उनको सेल करेंगे तो उन पे भी आपको 30% लगेगा। 30% लगेगा। तो वो तो लॉस हो गया। फिर तो बेटर है कि अलग अलग अकाउंट में कर लिया जाए, अलग अलग अकाउंट या अलग अलग इंडिविजुअल नाम से, अलग अलग इंडिविजुअल नाम, नाम से। अलग पेन पे, अलग पेन पे। ऑब्वियसली मान लो मैं एक अपने एक्स ब्रोकर क्या कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे F&O, नहीं चलेगा। और एक बाय ब्रोकर की कर रहा हूँ, तो वो मतलब कंसर्ट पेन लेवल पे आता है ना। देखिए पेन लेवल पे। आजकल तो क्या हो गया है कि पहले तो क्या होता था कि इक्विटीज की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास रियल टाइम पे नहीं आती थी। आजकल तो रियल टाइम पे आता है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं रिटर्न, तो आपको पता चलेगा सेल ऑफ म्यूचुअल फंड और सेल ऑफ शेयर्स आपने इतना किया है, परचेज इतना किया है, आपको ये दिखता है। इनकम टैक्स नोस कि आपने इतना पे किया है, मतलब इतना हमसे पहले उसे पता उसको है। पता है। तो दीपक एक काम करते हैं, आप इन्वेस्टिंग करो, मैं ट्रेडिंग करती हूँ, तो चलेगा ना? तो हमें नहीं देना पड़ेगा ना नहीं थोड़ा? नहीं नहीं करना पड़ेगा, फिर तो आप फ्री हो। तो दिस इज हाउ टैक्स हार्वेस्टिंग कैन बी। बट उसमें एक ही वो है कि आपको प्लेज नहीं मिलेगा, जो प्लेज का जो आप करते हैं अपन, वो प्लेज नहीं मिलेगा। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ बताइए, अभी ये सुनने में आ रहा है कि ऑप्शन को 30% टैक्स स्लैब में डाला जा रहा है, या ये जो है मार्जिन, अब आज ही एक सर्कुलर आया है कि मार्जिन 30-30 लाख हो जाएगा, ताकि छोटा इन्वेस्टर ना घुस सके। मार्जिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे अभी एग्जांपल, आज अगर निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख रुपए, ठीक है अभी निफ्टी चली 12, मतलब बेसिकली 24,000 में चली जी, एग्जांपल। अब 50 का लॉट है, 12 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 25 का लॉट हो गया है। हाँ 25, तो अभी 6 लाख, उसको अब इंक्रीज करके 30 लाख पे हम 25 लाख पे प्रपोजल कर रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फायदा नहीं होगा, एंट्री आपकी बैरियर, एंट्री बैरियर हो जाएगी। एंट्री बैरियर मतलब जिनके पास मतलब पैसा जिसके पास ज्यादा है छोटी वही कर कैपिटल सकते है वो हैं। घुस ही नहीं पाएगा। सॉरी, जैसे आपको 1 लाख रुपए में आप निफ्टी खरीद लेते थे या हम्म। ऑप्शन बेच सकते थे, अब आपको 4 लाख रुपए लग जाएंगे। एक मिनिमम स्ट्राइक, मिनिमम क्वांटिटी आपको शो हो जाएगी ना, टिकट साइज बढ़ गया ना। टिकट साइज बढ़ बट जाएगा। उसमें तो लॉस और हो जाएगा। जो बायर है, देखो, जो मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आज की तारीख में कोई बायर है, वो 5 लॉट काम करता है, फिर तो मैंडेटरी 10 लॉट में काम करना पड़ जाएगा उसे, क्योंकि 250 का लॉट हो जाएगा और 100 रुपए की है, तो उसका तो लॉस की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो वो चाहते हैं कि एंट्री बैरियर कम हो। एंट्री बैरियर मतलब वो एंट्री बैरियर को, मतलब जिसका कैपिटल ज्यादा हो वही जाए। दिस इज F&O में। एफएनओ में तो अगर ऐसा गवर्नमेंट चाहती है या ऐसा सेबी चाहती है, तो ये रोज की 5 एक्सपायरी लेके क्यों आए? तो पहले तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आओ रोज 0 DT करो और रोज एक्सपायरी करो,
और अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये गलत है, इस पे एंट्री बैरियर लगा दो। नहीं, गलत नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि जो छोटे रिलेटेड इन्वेस्टर्स हैं उसको, उसका राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब बेसिकली ओके। अगर आप देखेंगे कि एक रुपए के ऑप्शन 100 रुपये हो जा रहे हैं विद इन अ सेकंड्स, 30 सेकंड, दिख ही नहीं रहा है, भाव ही नहीं दिख रहे हैं, एसएल स्किप हो जा रहे हैं, देयर इज अ कंप्लेन राइट अक्रॉस द बोर्ड। तो उनका एंट्री बैरियर, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वही करेंगे, राइट। दिस इज व्हाट द होल पर्पज ऑफ सेबी इज बेसिकली, जो करना चाहते हैं, व्हाट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। और क्या है कि देखिए, जिसको जियो डीटीए की करना है वो करेगा ही। मार्केट ऐसी चीज़ है कि इट इज़ वेरी टेम्पटिंग। आपका एंट्री तो आपके लेवल पे, एग्जिट नहीं होता है वो। वंस अ ट्रेडर इज ऑलवेज अ ट्रेडर, इनरिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आपका पैसा है नहीं है, आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर बने ही रहोगे जिंदगी भर। आपके पास भले पोजीशन कुछ नहीं, लेकिन आप देखोगे कि क्या मार्केट, क्या भाव है आज, निफ्टी का क्या भाव है। इट इज़ वेरी टफ, टेम्पटिंग, बहुत टेम्पटिंग है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही छोड़ देगा, छोड़ देंगे, करता रहेगा, कम करेंगे, कम कम करेंगे। करेगा, मतलब दिस इज, या वेट करेगा, लेट मी अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी और फिर मैं फिर मैं मार्केट करूँ, में हाँ। एंटर करूंगा। मतलब अभी जो आदमी बेचारा 50,000 खो रहा है, वो बाद में जाके 2.5 लाख खोएगा। अब ये- इसका वो भी अपोजिट साइड भी देख सकते हो आप, कि जो अभी 50 लाख रुपए खो रहा था, 50,000। 50,000 खो रहा था वो, अब वो 2.5 लाख रुपए कमाएगा, उसमें 51 लाख रुपए खोएगा, तो फिर भी उसके पास 50 पैसे रहेंगे 1.5 लाख रुपए नेट नेट। पंकज जी, जैसे आप तो ऑडिट करते हैं, दुनिया भर का लेखा जोखा आपके सामने रहता है, आपको पता रहता है कौन क्या अर्न कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या कैसे मैनिपुलेट कर रहा है टैक्सेस को। तो जैसे हम देखते हैं ट्विटर पे लोगों ने बड़े बढ़िया से M2M डाल रखे होते हैं, तो भाई जैसे एज अ लेमैन मुझे भी लगता है यार ये इतना ज़्यादा कमा रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो वो उसमें कुछ सच्चाई होती है, क्योंकि आप तो ऑडिट करते हैं तो आपके पास तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि एक मेरे ट्विटर पास एक श्रीमान जी का डेटा है, जिन्होंने 2018-19 में 1-1 लाख रुपए चमकाने शुरू किए कि रोज के 1 लाख कमाते हैं। करते करते वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख और वो 25-25 लाख रुपए भी दिखाने लग गए। तो क्या ये हकीकत है, या ये सिर्फ मिथ है, या सिर्फ ट्विटर कमाता है, या स्क्रीनशॉट कमाते हैं, या वाकई सरकार भी कमा रही है और वो भी कमा रहा है? क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। आप ट्रेडिंग में जब एंटर करते हो, आप देखते हो लोगों के M2M इतने ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आप अपनी स्किल डेवलपमेंट छोड़ के आप सोचते हो मैं यही काम क्यों ना करूं। एवरीबडी वॉन्ट्स एन इजी मनी नहीं तो इजी वे आउट। सो इस पे आप थोड़ा सा इस चीज को आप क्लियर करिए। देखिए, सेबी का सर्कुलर है कि 5% लोग कमाते हैं, राइट। तो ट्विटर में भी 5% लोग ही कमाते हैं। 5% जो एवरेज है वो हर जगह 5% है। तो जो स्क्रीनशॉट देते हैं उसमें सिर्फ 5% ही सच होते हैं, 95% नहीं सच होते हैं। तो हमारी ऑडियंस उसको बेचारे कैसे वो करें कंफर्म कि ये सही है या नहीं है? क्योंकि पंकज होता क्या है, देखो आज हमें तो 9-9 10-10 साल हो गए ट्रेड करते हुए। हम तो उस लेवल पे पहुंच गए मैच्योरिटी के कि चल भाई इसका 1 लाख है, 10 लाख है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट वी आर डूइंग वी आर हैप्पी विद दैट। लेकिन आज कोई एक नया बच्चा आता है जो 18-19 साल या 20 साल का है, और वो देखता है कि ये आदमी रोज का 1 लाख रुपए कमा रहा है। या मैंने कुछ एक रील देखी कि एक बच्चा है, वो मतलब लड़का है, वो घड़ी की दुकान पे गया, अच्छा कितने की घड़ी है, 2.5 लाख, उसने ट्रेड मारा, 2.5 लाख कमाए और विड्रॉल करके दे दिया। ऐसा एक रील में मैंने देखा। नहीं तो ऐसा एक बात बताऊँ, विड्रॉल तो तुरंत होता नहीं है। तो ये क्या हकीकत एक है? और चीज, मतलब जस्ट टू मेक इट, ये क्या हकीकत है, या क्या ये सिर्फ एक दिखाने की चीज है, या क्या है इसका सिग्निफिकेंस? और मतलब क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो लोग नहीं कमा पा रहे वो रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं, वो और पैसा ला ला के लगाते हैं कि भाई उन्हें लगता है मैं भी कमाऊं। देखिए साहब, इतना इजी होता अगर पैसा कमाना मार्केट में, तो मेरे हिसाब से अंबानी साहब आज 65 ईयर्स की एज में वो रिलायंस इंडस्ट्री को चलाते नहीं, वो भी बैठ के ट्रेडिंग करते ना। इतना इजी था, 2.5 लाख रुपए बनाए, और वो भी ऐसे ही करते ना। तो वो क्या करते कि वो मैं 100 करोड़ रुपए कमाए और मैंने अनंत अंबानी की शादी कर ली, वो भी ऐसे डाल देते स्क्रीनशॉट। तो कई हजार की शादी है फॉर यार। एग्जाम्पल, आप 1,000 करोड़ का कमाते और डाल देते ऐसे, तो दिस इज नॉट अ फैक्ट, ऐसा नहीं होता है। इतना ईजी मनी है नहीं मार्केट में। और क्या होता है कि अगर दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क बेसिकली, बहुत ब्लंटली बोलता हूँ कि मार्केटिंग वर्क कैसे होता है कि अगर अब मैं आपको टफ वे बताऊंगा तो कोई नहीं देखेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके चैनल पे या आप ही अगर आप किसी को टफ वे बताओगे, टफ तरीका बताओगे, तो बोलेंगे नहीं यार ये तो
स्किप करो इसे। स्किप करो यार इसको। अगर मैं को इजी बता दूंगा कि फैसिनेटिंग, हाँ यार ये 1 लाख रुपए ऐसे बना सकते हैं कि 1 लाख बन गया ऐसे, भले वो एडिटेड है, कुछ भी है, कुछ जो भी है वो भी, तो बोले हाँ ये सही है। तो एवरीबडी वांट्स द इजी मनी, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स द हार्ड तो हम कोर तो रियलिटी। भाई अपनी ऑडियंस को कटु सत्य बताना चाहते नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सत्य और बताइए। वो बताना चाहते हैं जो फैक्ट है। हम ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं बताना चाहते। नहीं बिल्कुल हो भी नहीं सकता। देखिए देयर इज नॉट, मैं बता रहा हूँ, मार्केट इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। हार्डेस्ट वे, तरीका बहुत टफ है। अगर इतना इजी होता तो हर कोई वही करता ना। तो और पंकज जी, फिर जैसे आजकल की जो जनरेशन है, दे डोंट वांट टू डू मच ऑफ द हार्ड वर्क। जैसे सीए क्वालिफाई करना इट्स नॉट इजी। इसके पेपर्स बहुत टफ रहते हैं और इसकी जो पास रेट है वो भी आई थिंक बहुत कम है। तो जैसे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें इसको पूरा करना चाहिए या दे शुड स्विच ओवर टू ट्रेडिंग इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट? नहीं था कि कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी जिसमें आप पैशन है, वो तो पैशन तो फॉलो करना ही है। सो लेट्स से इफ़ यू हैव पैशन इन ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो लेकिन ट्रेडिंग, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कभी भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो सिर्फ किसी को देख के ट्रेडिंग नहीं करना है कि वो बना रहा है, बिकॉज एवरीबडी हैज ए डिफरेंट स्किल सेट, स्किल माइंड सेट, स्किल अंडरस्टैंडिंग कितना है। और आज एग्जाम्पल, आज कोई आपसे या मेरे से देख के बोले कि यार आप लेट से आपने एग्जाम्पल तो 1 लाख रुपए बना लिए, तो हमारे पीछे उसकी 10 साल 15 साल की मेहनत है। तो आज हम उस बिल्कुल। पे हैं। आज आप कंपेयर करोगे, नहीं मेरे को 1 लाख रुपए कमाने, हो सकता है पॉसिबिलिटी आप लग वाइज आप एक दिन कमा लो 1 लाख रुपए, अगले दिन आप 2 दे दोगे। 2 लाख दे दोगे। सो दैट्स हाउ इट इज। मतलब पैसे रखना है, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को बचाना इंपॉर्टेंट है और बचाना इंपॉर्टेंट है। तो ओके। कंसिस्टेंट सीखना है, पढ़ना है, और अपने को स्टडी देखना है कि कैसे करना है, बुक्स पढ़ने हैं, और देखना है क्यों, वाई आई वेंट रॉन्ग कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही हो जाएगा, एक दिन में ही अपन सीख जाएंगे, एक दिन में ही हो जाएगा। और आई थिंक दिस इज अ स्किल सेट। स्किल, आज एग्जांपल देते हैं, आज गिटार वाला भी अगर गिटार बजाता है बीइंग अ हॉबी, अगर वो हॉबी के लिए बजा रहा है तो हॉबी टेक्स मनी। अगर आप ट्रेडिंग हॉबी के लिए कर रहे हो तो इट विल टेक कॉस्ट यू मनी। मेरे को गिटार बजाना पसंद है, मैं गिटार के जाता हूँ, आई पे गिटार फॉर प्लेइंग गिटार, राइट? आई डोंट प्ले एज अ प्रोफेशनल। अगर मैं प्रोफेशनल बताऊँ, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, अगर मैं उससे कमाना है उसमें गिटार से, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। मेरे को गिटार बनाने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कमाना। मार्केट में आउट ऑफ एवरीबडी इज कमिंग ड्यू टू देयर हॉबी, नॉट बिकॉज ऑफ द पैशन। हॉबी के लिए आ रहे हैं कि यार कुछ मजा आएगा, यार देखते हैं, कुछ थ्रिल मिलेगी अपने को, कुछ मिलेगा। अगर वैसा है तो वो कॉस्ट करेगा पैसा आपको, इट विल नॉट गिव यू मनी। हाँ, अगर आप पैशन के लिए जा रहे हो कि क्योंकि मुझे कमाना है, क्योंकि मेरे को प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है, तो मुझे काम Then you will be more serious about serious, it. different mindset. You will be very particular about trading, learning, developing skills. There's a core difference between both the things. तो आपका कहना ये है कि अगर कोई ट्रेडिंग में आ रहा है तो हॉबी की तरह नहीं आए, पैशन की तरह आए, so that he or she is able to make money out Make of money. it. प्रोफेशन की तरह से मैं बिजनेसमैन, बिजनेस सोच क्या है बेसिकली, फुल टाइम फुल बिजनेस। टाइम बिजनेस सोच क्या है, सो बिजनेस। तो पंकज जी, फिर आप अपने आप को फ्यूचर ट्रेडर देखते हैं या मोर ऑफ अ फ्यूचर सीए देखते हैं? अब आपके पास सीए का भी एक्सपीरियंस है, आपके पास ट्रेडिंग का भी मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ है। कि मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं 9 से 3:30 तक आई एम फुल टाइम ट्रेडर, आफ्टर 4 आई एम फुल टाइम सीए। उसके बाद आप चार्ट्स वगैरह नहीं देखते या आप बिल्कुल भी देखता नहीं हूँ। देखते? 4 से लेकर 7 बजे तक, 7:30 8 बजे तक आई एम फुल टाइम सीए, डेडिकेटेड टू सीए। 8 बजे के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, जनरली 8-9 बजे, फिर मैं चार्ट वार्ट देखता हूँ 1 आध घंटा 2 घंटे। बट दिस इज हाउ। बट जैसे मार्च में काम ज्यादा होता है तो फिर आप अपनी ट्रेडिंग जुलाई में होता है, जुलाई अगस्त सितंबर इज अ पीक टाइम। मार्च में तो आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। तो हाँ, ऑब्वियसली ऐसा होगा ही कि थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा हो जाएगा। सो 50-50 से 60% सीए में आ जाएगा काम, 40% इधर हो जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द ईयर 60%। अगर मान लीजिए एक रूल आ जाए जी, सीए ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो आप क्या नहीं कर करोगे? सकता था मैम, नहीं कर सकता था। नहीं इसके कर बाद सकता था। हाँ, तो बिफोर 2021 सीए इन प्रैक्टिस कैन नॉट ट्रेड इन एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो मैं प्रो अकाउंट, मतलब मैं अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रेड करता था। हाँ, ऑल्टरनेट्स हैं। तो वो सच, देखो सच बोलना है, और वो तो सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को भी। अपन ट्रेड करते तो वाइफ के अकाउंट में ट्रेड करते, दिस इज हाउ इट इज। अल्टीमेटली मैंने बोला एंट्री बहुत ईजी है मार्केट से जाना। वंस अ ट्रेडर इज ऑलवेज अ ट्रेडर। इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, इट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग, आप निकल नहीं पाओगे उससे। वो तो तो खैर अब नया रूल आ जाए कि नहीं ट्रेड करना, फिर क्या करेंगे?
फिर तब का तब देखेंगे, कुछ उसका भी कुछ अल्टरनेट निकाल देंगे कि मैं सीए में अपने किसी नेम लैंडिंग कर लेंगे। दिस इज हाउ इट नहीं, इज। वो सीए भी नहीं छूटेगा और ट्रेडिंग भी नहीं सीए छूटेगी। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ सीए इज माई प्रोफेशन एंड ट्रेडिंग इज माई पैशन। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। आई हैव टू लिव विद द बोथ द थिंग्स। आई एम अ सीए, आई एम अ ट्रेडर, आई लव बीइंग सीए ट्रेडर। सो आपको फेम किसने ज्यादा दी है, ट्रेडिंग ने या सीए ने? सीए ने, ट्विटर सीए ने ने, दिया है। ट्विटर ने दिया है। सीए के चक्कर में। और पैसा मेरे को ट्रेडिंग में दिया है। ट्रेडिंग। तो दिस इज हाउ इट। देखो, पैसा या फेम मिलेगा, या तो पैसा मिलेगा या फेम मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलते ना। तो पैसा मेरे को ट्रेडिंग ने दिया है और फेम मेरे को सीए ने दिया है। आज लोग सुनते क्यों हैं? क्योंकि आप सीए हो। तो बहुत जल्दी से अब बात करेंगे, बहुत लंबी चर्चा हो गई। कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जो आप करते हो जिसमें पैसा बनता है और जो लोग कर सकते हैं? देखिए, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मेजरली, और मैं ऑप्शन सेलिंग में ये कहूँगा कि जीरो डीटीए आप अवॉइड करिए। जीरो डीटीए अवॉइड करिए। एवरीबडी इज देयर इन जीरो डीटीए, सब लोग जीरो डीटीए कर रहे हैं। आपको जो फोटे है, चाहे लेट से आपको निफ्टी का पसंद है तो निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी पसंद है तो बैंक निफ्टी में करिए, बट जो भी आपका फोटे है वो करना है। सो लेट से मेरा फोटो बैंक निफ्टी में है, तो मैं व्हाट आई डू इज कि आई लुक एट द चार्ट्स हाउ बैंक निफ्टी इज बिहेविंग फॉर अ लास्ट। तो नेक्स्ट एक हफ्ते मेरा प्रोजेक्शन क्या रहा है? लेट से मेरा प्रोजेक्शन है कि बैंक निफ्टी विल गो हायर हाई, एग्जाम्पल, या ऊपर जाएगी, तो आई विल ट्राई टू सेल पुट्स। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं रैंडमली बेचूंगा पुट्स। कोई रेजिस्टेंस आएगा, कोई पुराना रेजिस्टेंस है, कुछ लेवल पे सपोर्ट से जहाँ से बड़ा है वहाँ का ही बेचूंगा। तो बेसिकली आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम करते हैं। इन अ सिंपल वे, वेरी सिंपल, जो सब काम कर सकते हैं वो। दिस इज द वे कि मेरे को आउटलुक देखता हूँ कि मेरा एक हफ्ते का आउटलुक क्या है, 4-5 दिन का, 5 दिन का आउटलुक क्या है। सो लेट से 4-5 दिन का आउटलुक है कि बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है, मतलब बुलिश लग रहा है, बुलिश साइन है, तो मैं आई विल सेल पुट्स। लेट्स से अगर मेरा आउटलुक है कि मार्केट बेयरिश है तो आई विल सेल कॉल्स। एंड लेट्स से इट्स अ साइडवेज, सो करंटली इट्स अ साइडवेज मार्केट, राइट, तो आई विल सेल बोथ द कॉल और पुट, दोनों बेचूंगा। मतलब आप डायरेक्शन भी कर लेते हैं और वो बिल्कुल भी बिल्कुल। साइडवेज मार्केट भी ट्रेड करते हैं। तो किस में पैसा आपने ज्यादा बनाया, साइडवेज में या डायरेक्शनल में? डायरेक्शन डायरेक्शन में। में व्हाट हैपन कि आप बड़ी स्ट्राइक बेच सकते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है कंपेरेटिवली, और बहुत जल्दी पैसा आता है। डायरेक्शन में लेट्स से अगर आपने ब्रेकआउट कर लिया, एग्जाम मार्केट अभी 52,800 को सपोर्ट ले रहा था, नहीं जा रहा था 52,800, एग्जाम्पल 5200 पे 52,200 नहीं जा रहा था, तो जब जैसे मोमेंट उसके ऊपर गया तो 1,000 पॉइंट का मूवमेंट एक साथ आ गया, तो आपने पुट्स में आपने बहुत जल्दी डीके मिल गया। तो डायरेक्शन ऑलवेज गिव यू गुड बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट एंड इन अ इजी फॉर्म, इजीली भी। तो दोस्तों, ये थे पंकज जी जिन्होंने हमें बताया कि पैसा कैसे बनाते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाते हैं, बड़ी कैपिटल से काम करते हैं और बड़ा पैसा बना लेते हैं। दूसरा, इनका क्योंकि ये सीए भी हैं तो इन्होंने ये भी बताया कि टैक्स को कैसे बचाया जाए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे टैक्स की जानकारी दी। और मुझे ऐसी आशा है कि आज जो हमारी ऑडियंस ये देख रही है, कुछ ना कुछ ज़रूर टेक होम होएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोग बैक करके जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो इसी नोट के साथ धन्यवाद करते हैं पंकज जी का कि पंकज जी भोपाल से यहाँ आए, इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ बहुत जिसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव जानकारी शेयर करी। थैंक यू पंकज भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू पंकज जी, Thank you थैंक्स so फॉर much. कमिंग।